सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज हमारा 3rd of September है। टुडे वी आर इन 10th क्लास और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म 10वीं क्लास है हमारी। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को ऑलमोस्ट खत्म करें। ठीक है, 3rd September। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर का इंडेक्स है आज का, जो आज क्लासेस होने वाली हैं। पहला एक रिकॉल कॉन्सेप्ट्स करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज लूप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉर्क एक्सपीरियंस बाय क्लोज लूप। सब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर हम जानते हैं, पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्लोज लूप पढ़ेंगे। फिर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय क्लोज लूप पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए क्लोज लूप केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। यानी आज हमारी पूरी बात एक क्लोज लूप को लेके होगी। क्लोज लूप के बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है सबको? तो आज इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। फिर भी देखते हैं। फाइन प्रत्युष, चलिए तो आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास के रिकॉल। लास्ट क्लास में सबको याद होगा कि हमने बात किया था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने बताया था कि हर एक क्लोज्ड कॉइल का एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि कोई भी क्लोज लूप जो होता है वो एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है, और अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है? NIA। क्लियर है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है NIA। क्लियर है? N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, I बोले तो करंट, और A बोले तो एरिया। इसका जो डायरेक्शन होता है वो सिंपल डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायरेक्शन में अगर यही एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब है नॉर्थ पोल। ठीक है, और सोचने का तरीका ऐसे होता है, ये अगर ऐसे है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल, यानी जिस साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है, ऑपोजिट साइड वाला क्या होगा? साउथ पोल होगा। क्लियर है? तो ये आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हर एक क्लोज्ड कॉइल जो होता है उसके पास एक नॉर्थ पोल होता है और उसके पास एक साउथ पोल भी होता है। क्लियर है? इस नॉर्थ साउथ पोल की वजह से हम लोग किसी भी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो यहीं पे आता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M। क्लियर है सबको? थोड़ा और आते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने बोला था कि जो एक्चुअली किसी बॉडी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके डीप रूटेड एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसके वजह से क्या होगा? एक करंट का फ्लो होगा। सिंपल सा जल्दी जल्दी डेरिवेशन कर लूं, अगर उसकी वजह से करंट होगा, और करंट कितना होता है? Q अपॉन T। क्लियर है? Q अपॉन T। अब T क्या होगा? T बोले तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा? पूरे सर्कुलर पाथ को मूव करने में कितना लगेगा? 2 पाई r बाई v। तो अपने को I अगर लिखने को कोई बोलेगा तो क्या लिख सकते हैं? Q बाई 2 पाई r इंटू v। ये आपका आ गया I, करंट आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? अब मैग्नेटिक मोमेंट, एक लूप का करंट अगर आपके पास आ चुका है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत सिंपल है, वो क्या होता है? NIA। क्लियर है? NIA। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर में डायरेक्शन भी आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, I बोले तो Q इंटू V बाई 2 पाई R इंटू एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हम जानते हैं कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ले रहे हैं हम लोग, तो कितना बच गया अपने पास? Q V R बाई 2। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। कई जगह फॉर्मूला डायरेक्टली यही यूज किया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू आ गया तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आ रहा है कुछ Q V R अपॉन 2। हमने सोचा क्यों ना मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? MVR बाई 2M, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल जो भी है। ये MVR क्या होता है? ये MVR होता है आपका क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो कितना आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? Q इंटू L बाई 2M। Q इक्वल्स टू Q इंटू L बाई 2M।
अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, Q इंटू एल बाई टू एम है, एल अगर इसको डायरेक्शन वाइज अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट को कह सकते हैं m इक्वल्स टू Q कितना है अपने पास, E इलेक्ट्रॉन है, माइनस आ जाएगा Q की जगह पे, कितना हो जाएगा L अपॉन 2m। याद रखिएगा जो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का होगा। यानी अगर एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। सबको क्लियर है? यही है फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है पर बहुत ज्यादा बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है। ये जेई के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इतना ज्यादा इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं पड़ता है। खैर एक और टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, इन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस या कह सकते हैं ई अपॉन 2m, माइनस ई अपॉन 2m। ये जो ई अपॉन 2m है इसको हम लोग ये दोनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। इसको कहते हैं हम लोग गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। ये इतना भी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है पर याद रखते हैं, गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। खुद इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 होता है वैसे, लेकिन इसका वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हो। ई का वैल्यू पता ही है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता ही है, तो याद रखते हैं इसको गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट रखते हैं। और हमेशा कहते हैं रेशियो ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंट में, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या सबको इतनी बात क्लियर है? लास्ट डे का रिकॉल पूरा क्लियर है क्या? आई हैव डन रिकॉल ऑफ ऑल टॉपिक्स लास्ट डे। लास्ट डे के सारे टॉपिक्स का मैंने रिकॉल करवा दिया है। क्या सबको क्लियर है? say yes on chat, then we can move ahead. Very good Aditya. तो आज अब लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आज के टॉपिक में ये कहूं कि हमारा पुराना सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो गलत नहीं है, ठीक है? देखते हैं कैसे। तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप पे, ठीक है? आई होप जस्ट सबको क्लियर हो गया, एवरीवन रिप्लाइड टू। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। क्लियर है? उस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है। तो मैंने एक क्लोज लूप को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? क्लोज लूप को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा कि उसमें कितने वायर्स हैं, 4 वायर्स हैं। एक वायर ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड भी रखा हुआ है, बी करंट है आई। तो आप मुझे आंख बंद करके कहोगे कि अच्छा सर तो 4 वायर्स हैं तो चारों वायर पे फोर्स लगेगा। आप कहोगे ना कि चारों वायर पे फोर्स लगेगा। तो मैं एक एक वायर की वजह से देखता हूं। मैं पहले नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी, ठीक है? वायर ए बी की वजह से देखते हैं। मैं तो भाई करंट करिंग वायर पे फोर्स निकालता हूं तो मैं अपने हाथों को करंट के अलॉन्ग रख दूंगा और बी के तरफ उसको फोल्ड करूंगा तो आइडियल क्रॉस भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाथों को रखा और फोल्ड किया। तो फोल्ड जब किया तो फोर्स किधर लगा, इस साइड लगा। फोर्स किधर लगेगा मेरा, फोर्स क्या मेरा लेफ्टवर्ड्स लगेगा। क्या इस पे फोर्स मेरा लेफ्टवर्ड्स लगेगा? क्या सब लोग क्लियर है? क्या फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड्स? क्लियर है? अब आते हैं बीसी वायर, कितना होगा उस पे भी आएंगे। अब आते हैं बीसी वायर। बीसी वायर में करंट कैसे है, अगेन करंट की तरफ हाथ रखोगे तो थंब क्या शो करेगा। सब लोग ये काम करें खुद से, थंब का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्या तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। क्या मैं इसको कहूंगा F1, मैं इसको कहूंगा F2। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है? अब आते हैं थर्ड वायर पे। थर्ड वायर की बात करते हैं। जस्ट गिव मी a second। ठीक है, अब बात कर रहे, सॉरी फॉर, ठीक है? तो थर्ड पे आते हैं। सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे अगर आप देखते हो हाथ नीचे की तरफ है, इस पे फोर्स लगाओगे तो फील्ड फोर्स किधर लगेगा, राइट वर्ड्स लगेगा। और एक चौथे पे लगाओगे फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो मैं जो देख रहा हूं कि चारों फोर्स अवे की तरफ है, चारों फोर्स अवे की तरफ है। अब मैं बात F1 की करता हूं। F1 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है? F1 का वैल्यू अगर कोई जानता है, F1 इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू लेंथ। मान लेते हैं ये लेंथ है, मान लेते हैं ये लेंथ है, ठीक है? लेंथ इंटू बी, इंटू बी। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर और लिख देता हूं, आई एल बी।
ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि F1 मान लेते हैं ये लेंथ कुछ क्या है L है और ब्रेड्थ क्या है कुछ B है। तो अगर मुझे कोई F1 बोलेगा तो मैं F1 की जगह क्या कहूंगा, मैं F1 की जगह कहूंगा ये क्या होगा I होगा, ये क्या होगा L होगा और ये क्या होगा B होगा। साइन थीटा कितना है 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। साथ में अगर मेरे कोई F3 बोलेगा वो भी कितना हो जाएगा ILB। ये आपका लेफ्ट वर्ड्स हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है राइट वर्ड। तो क्या मैं नेट फोर्स कह सकता हूँ along x एक्सिस कितना हो जाएगा 0। एंड सिमिलरली मैं कह सकता हूं क्या, सिमिलरली कह सकता हूं क्या कि नेट फोर्स along y एक्सिस भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि चारों तरफ नेट फोर्स बॉडी पे कितना है 0, नेट फोर्स बॉडी पे क्या है 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू क्या है 0। एक करंट कैरिंग लूप पे को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स हमेशा ही 0 लगता है, याद रखना है। एक क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही क्या होगा 0। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो क्यों ना एक और एग्जांपल करें, देखते हैं एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल थोड़ा और अच्छा है, ठीक है। एक बार फिर से मैंने क्या किया कि फिर से एक मैंने क्लोज लूप ले लिया, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक कॉपी ले लेता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखते हैं सब लोग देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरा फील्ड जो है वो इस तरफ है, क्लियर है। और मैंने मैंने क्या किया कि मैंने एक लूप को कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर में क्या पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, क्लियर है। मैं चाहता हूं कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो, क्लियर है। मैं इस पे चाहता हूं मैग्नेटिक फोर्स निकालो, तो ये कैसे निकालूंगा। तो मैंने क्या बोला कि इसमें 4 वायर्स है। एक वायर है अपना क्या, एक वायर अपने अपन कह सकते हैं कुछ ए, दूसरा ए बी कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं बी सी, तीसरा कह सकते हैं सी डी और चौथा कह सकते हैं डी। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ए बी की। देखो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या होता है आई, सिंपल कह सकते हैं, मान लो इसका लेंथ एल है तो क्या लिख सकते हैं आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल है, आई एल बी साइन 90, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा समझते हैं। तो मैंने हाथ को करंट के लंग रखा और क्या किया, बी के तरफ फोल्ड किया। तो बी तो मेरा इस साइड है, गौर से देखो बी मेरा क्या है इस साइड है। तो बी के तरफ फोल्ड करेंगे तो थंब क्या शो करेगा, इनवर्ट शो करेगा क्या। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी ये जो वायर है, ये वायर है, इसमें फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है, क्लियर है। देखिए फोर्स क्या लग रहा है अंदर की तरफ। खैर अगर मैं बीसी को देखो, खुद सोचो बीसी वायर कैसे है, बीसी वायर कुछ ऐसे जा रहा है। अगर मैं करंट हाथ को करंट के लंग रख दूं और बी पे फोल्ड करूं, बी किधर है, बी इस साइड है। तो बी की तरफ अगर फोल्ड करूंगा तो थंब क्या शो कर रहा है नीचे की तरफ। तो बीसी पे फोर्स कैसे लगा, बीसी पे फोर्स लगा नीचे की तरफ। बात सीडी की करते हैं, करंट है, ठीक है। अब करंट को फोल्ड करोगे तो सीडी ठीक ऑपोजिट लगेगा और डीए पे ठीक ऊपर लगेगा। यानी अभी भी मैं देखूं तो अभी भी मेरा नेट फोर्स क्या आ रहा है 0। यानी ये प्रूव हो जाता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप को, बिल्कुल सही, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है 0। एकदम गांठ बांध लेते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बात कहना जरूरी है, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे नेट फोर्स जो मिलता है उनको 0 मिलता है। तो अभी तक जितने भी केसेस हमने बात की है उसमें थोड़ा सा अलग बात था। क्या बात था, तो हमने हर केस में क्या देखा, हर केस में मैंने देखा कि हर केस में जो मेरा एरिया का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर है हर केस में। इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं पिछले वाले केस में बात करूं तो इस केस में भी मैं क्या देख रहा हूं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर या जो भी हो वो हमेशा बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है।
अब हम लास्ट केस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन क्लोज लूप। ठीक है, टॉर्क ऑन क्लोज लूप की बात करते हैं। अब नेट टॉर्क, आदित्य मोहन ने कहा कि सर नेट टॉर्क 0 होगा, मैं कहता हूं कि क्यों ना वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं टॉर्क के बारे में। फोर्स तो चलिए हम समझ गए कि किसी भी क्लोज लूप को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स तो अपना 0 होगा ही। टॉर्क पे बात करते हैं। तो सब लोगों ने अभी देखा कि अगर एक इस वायर लूप को, ये जो गिवन एबीसीडी लूप है, अगर इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो 4 फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लगेगा ऐसे, एक फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, दूसरा फोर्स लगेगा ऐसे, तीसरा फोर्स लगेगा ऐसे, नेट फोर्स। ठीक है, अब क्या ये चारों फोर्स बॉडी को रोटेट कर सकता है क्या? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर किसी 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 लूप पे टॉर्क लगना है तो टॉर्क लगने का मतलब क्या होता है? टॉर्क लगने का मतलब होता है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं अगर बोलूं कि अगर मैं एक बॉडी को अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूं, अगर मैं बॉडी को रोटेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, इतना तो तय कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं फोर्स अगर ऐसे लगा रहा हूं, एक ही लाइन में लगा रहा हूं, जैसे इस लूप में भी लग रहा है, एक इस लूप में एक ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कभी बॉडी को रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर दो फोर्सेस को आप ऐसे लगा दो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को, इसको कहते हैं फोर्स कपल, इसको कहते हैं फोर्स कपल। ये क्या करता है? ये रोटेट कर देता है। तो ये कपल तो है नहीं, बिकॉज दोनों क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में। तो इस केस में भी अगर देखते हो तो इस केस में भी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, तो सारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा, और जो टॉर्क होगा इस पे वो क्या होगा, 0। रोटेट ही नहीं करेगा तो टॉर्क क्या होगा, 0। क्लियर है क्या? तो इस क्लोज लूप पे, ये जो आपको क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में दिख रहा है, इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगला एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं तो अगले एग्जाम्पल से पूरे टॉर्क की हमें क्लियरिटी आ जाएगी। देखो क्या फर्क होता है। तो अभी तक हम जो लूप ले रहे थे वो कुछ ऐसे ले रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे था, बहुत बहुत ही हमने अलाइन करके रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, अब हमारा जो एरिया का डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया। इस केस में देखते हैं कि टॉर्क क्या लेगा। फोर्स तो हम जानते हैं 0 का, फोर्स के बारे में दिमाग में लगाएंगे, टॉर्क क्या होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया कि फील्ड तो अपने पुराने डायरेक्शन में ही है, लेकिन हमने इसके एरिया के डायरेक्शन को हल्का ट्विस्ट कर दिया और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। क्लियर? अब ये थीटा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका सवाल यही होना चाहिए कि अभी इसमें करंट कैसे जा रहा है। तो करंट कैसे जा रहा है, पुराने तरीके से जा रहा है, आई ऐसे ऐसे ऐसे। अब बात है कि इस पे फोर्स कैसे लगा। ठीक है, क्या हर एक वायर पे फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल सही है, फोर्स तो लगेगा। अब कैसे लगेगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप खुद देखते हैं कि ये करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसे देखते हैं, करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसे है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला वायर ए बी है। ए बी कौन सा, ये वाला, मेरे साइड वाला, ये वाला वायर, ठीक है, ये वाला ए बी। तो मैंने क्या किया कि करंट के अलग अपना हाथ रख दिया, ठीक है, करंट के अलग अपना हाथ रख दिया और बी की तरफ फोल्ड किया। तो जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो इस सरफेस के अलॉन्ग आ रहा है, अंदर की तरफ। फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अंदर की तरफ। तो हमें फोर्स कैसा आया, कुछ हमें फोर्स कुछ आया इस तरीके से, अंदर की तरफ। खैर, सेम चीज देखते हैं, ए बी हो गया हमारा ए बी हो गया। अब हम सेम चीज देखते हैं सी डी में भी। सी डी में भी हमने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और हमने क्या किया, फील्ड की तरफ फोल्ड किया। तो थंब क्या शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है सरफेस की तरफ, तो सरफेस की तरफ शो कर रहा है। तो अभी भी ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं। दोनों फोर्स अभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं और अभी भी दोनों रोटेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम अपने पास है इस वायर में, इस वाले वायर में। ये जो आपको बीसी वायर दिख रहा है उसमें, बीसी वायर में गौर से देखते हैं, अपना करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आई डीएल क्रॉस बी, तो मैं फोल्ड कर रहा हूं। ये थंब गौर से देखो, थंब पहले ऐसे लाई कर रहा था, अब थंब ऐसे लाई कर रहा है। यही सबसे बड़ा फर्क है, पहले थंब सरफेस के अलॉन्ग था, अब थंब ऐसे लाई कर रहा है। तो क्या मैं कहूं क्या कि फोर्स भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, पर फोर्स का थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे हो गया है और फोर्स क्या हो गया, हल्का सा ऐसे हो गया। यानी एक फोर्स अभी ऐसे लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है। बोलिए।
आदित्य, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि पहले जो फोर्स ऐसे लग रहा था अब कैसे लग रहा है, अब कुछ इस तरीके से और इस तरीके से लग रहा है? क्या हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया? लाइन ऑफ एक्शन जो था पहले दोनों का सेम ही था, अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन चेंज। तो इसको थोड़ा सा और अगले केस में डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैंने बोला कि ये वाले फोर्स मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी नेट फोर्स जीरो और इसके वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। लेकिन इस कॉइल पे, ये अगर कॉइल है तो एक कॉइल पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और यहाँ पे लग रहा है अपवर्ड। अब खुद सोचो कि इस तरीके से किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो क्या ये कॉइल रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा? और ये कॉइल बड़े आराम से रोटेट कर जाएगा। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये मान लीजिए फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी है और ये फोर्स एक्टिंग ऑन डी है। ठीक है, क्योंकि हमने नाम पहले ही दे रखा है ए बी सी डी। मैं नाम लिख देता हूं, क्या होगा ये मान लेते हैं कि ये ए लेंथ ले लेता है और ये बी लेंथ ले लेता है। ठीक है, ये बी लेंथ ले लेता है। तो अपने को एफ बी सी कितना होगा, एफ बी सी कितना होगा, आई। बिल्कुल अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए, अपने अपना फोर्स अभी भी क्या है, आई। करंट कितना, आई। लेंथ कितना है, बी। लेंथ कितना है, बी। आई बी और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। साइन थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा क्या है, थीटा होता है करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच डायरेक्शन। करंट कैरिंग वायर ऐसे है और फील्ड ऐसे है, ये अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा क्या हो जाएगा, 90। कितना हो गया, आई बी बी। एंड यही फोर्स इक्वल्स टू है एफ डी ए। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इज इक्वल टू एफ डी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को क्लियर है, आई बी बी, और इसका मैग्नीट्यूड है आई बी आई बी। क्लियर है? ये अपना फोर्स हो गया। अब ये दोनों फोर्स क्या करेगा, ये दोनों फोर्स अब कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जिन्होंने टॉर्क लेट से पढ़ा है वो भी समझे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का। ठीक है, अब टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट का अबाउट निकाल, तो क्यों ना किसी पॉइंट, एक पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है। क्लियर है? इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, डी ए। क्या लग रहा है इस पॉइंट पे फोर्स, कितना लग रहा है, बी सी। क्लियर है? इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बी सी। तो अपने को अगर कोई टॉर्क बोलता है, टॉर्क बोलता है, टॉर्क इक्वल्स टू, मैं सिंपल बोलता हूं, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ होता है। और आई वुड से टॉर्क आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ का मैग्नीट्यूड, या कहते हैं सीधा सीधा आर क्रॉस एफ। क्लियर है? आर क्रॉस एफ, या टॉर्क को लिख सकते हैं हम लोग आर एफ साइन थीटा। बड़े सिंपल है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। नाउ इन दिस लूप देखते हैं, इन दिस लूप देखते हैं, इस लूप में देखते हैं, इस लूप में अगर देखते हैं, इस लूप में अगर आप टॉर्क देखने की कोशिश कर रहे हैं तो टॉर्क इक्वल्स टू सिंपल क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू डी ए प्लस टॉर्क ड्यू टू बी सी। दो वायर्स की, दो फोर्सेस की वजह से लग रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, एम क्रॉस भी बहुत दूर चले गए देते आप, हम बहुत करीब हैं अभी। ठीक है, टॉर्क डी क्रॉस, डेरिवेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ड्यू टू डी ए अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा क्या, सिर्फ टॉर्क ड्यू टू बी सी। ठीक है, अबाउट, याद रखिएगा लिखना पड़ेगा अबाउट ओ। क्लियर है? अबाउट ओ। अब अपने पास सिर्फ क्या बचा, टॉर्क ड्यू टू बी सी। टॉर्क ड्यू टू बी सी क्या होगा, आर। आर कितना है, गौर से देखिए, ओ से आर कितना है, ओ से आर ए डिस्टेंस है क्या, इसका लेंथ ए था क्या, तो क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। आर कितना है, ए। एफ कितना था, आई इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा कितना है, याद रखिएगा, आर वेक्टर क्या है अपना, आर वेक्टर ऐसे है। क्लियर है? एफ वेक्टर क्या है, ऐसे है। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल कितना होगा, हमें ये निकालना है। देखते हैं, हमें ये एंगल निकालना है बेसिकली। ठीक है, हमें मेनली ये वाला, इन दोनों के बीच एंगल अगर कोई है तो कौन सा है, वो ये है। सबके मन में सवाल आता है ये एंगल कैसे निकलेगा। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है, देख लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कितना है आपका, 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो उस हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना है, 90। तो
अपना जो एंगल है, अगर कोई पूछता है कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर will be equals to angle between r vector and f vector equals to 180 minus theta। याद रखिएगा, थीटा भी लिखिएगा तो एग्जाम में जाएगा नंबर, ठीक है, एग्जाम में नंबर का लॉस वहां भी होगा। तो एंगल बिटवीन r एंड f इज 180 माइनस थीटा। तो अब टॉर्क लिखते हैं, क्या हो जाएगा, I A B साइन 180 माइनस थीटा। फाइनल टॉर्क क्या बन गया, I ए बी का कितना हो जाएगा, एरिया मैग्नेटिक फील्ड बी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा। अगर यही आप एक टर्न के बजाय एन टर्न्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रत्युष, थीटा लिखते हो तो नंबर कटेगा, बिकॉज एग्जैक्ट ये एंगल थीटा नहीं है, उसके भी डेरिवेशन करो तो मेंटेन रखो कि बेसिकली एंगल्स क्या है। अगर आप आंसर लिखते हो, सॉल्व करना है तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अपने पास सीधा सीधा बी आई ए साइन थीटा, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आप एन टर्न्स की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं फोर एन टर्न्स की बात कर रहे हैं, तो एन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन टर्न्स कितना, फाइनल कितना आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, मैं लिख रहा हूं टॉर्क इक्वल्स टू, याद रखिएगा, बीना BINA बीना साइन थीटा। याद रखिएगा टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बीना साइन थीटा, नाम से थोड़ा याद रहता है, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा। क्लियर है, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूं। अपने पास फाइनल जो टॉर्क आ गया वो कितना आ गया, बीना साइन थीटा। याद रखिएगा ये जो IA है ये कुछ नहीं है, m वेक्टर है, और जो b वेक्टर b है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क सिंपल लिखते हैं हम लोग m क्रॉस b। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में फोर्स, टॉर्क की जगह फोर्स होता था, वहां भी टॉर्क लेते थे, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E लेते थे। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, m क्रॉस b, P के जगह m हो गया, टाइप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है। नाम याद रखना बीना, ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा या m क्रॉस b। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। अगर कुछ लोग आपसे यहीं पे केसेस पूछेंगे तो बताना, हाँ अगर थीटा 0 डिग्री होगा दोनों के बीच, अगर m और b वेक्टर के बीच अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, 0। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितना होगा, बीना। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, बीना। ठीक है, नेहा इज आस्किंग सर दूसरा इक्वेशन फिर से बता दीजिए। नेहा मैं आ रहा हूं, दूसरा इक्वेशन कौन सा, दूसरा इक्वेशन नेहा अनम्यूट कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये आपका पूरा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। किसी दूसरा इक्वेशन में समझा नहीं, आप पूछ सकते हो किस दूसरे इक्वेशन की बात करते हो, बट एक बात तो क्लियर है कि मैक्सिमम टॉर्क अपने पास आ गया है। बिल्कुल गौरव, वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट। ये पूरे के पूरी चीजें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा इस तरह का, वहां हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन दिस लूप के बाद, ठीक है, एक सेकंड में सब लोग 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लो। इस लूप के यहाँ पे, इस लूप में गौर से, अगर आपको थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन याद होना चाहिए इसके लिए, अगर आपको रोटेशनल मोशन थोड़ा याद है तो आप याद करो कि हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था R क्रॉस F। ठीक है, R क्रॉस F अपने पास 2 वायर्स है, अगर DA और BC 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों पे फोर्स लग रहा है, बाकी दोनों तो अपने आप को नेट फोर्स कैंसिल कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं लगेगा उसके। तो DA वाला फोर्स तो उसी पॉइंट पे है, तो इसके वजह से R तो 0 हो जाएगा ना, और इसका एक्सिस से कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं, इसकी वजह से टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ एक बचा BC। अब ये जो BC वाला फोर्स है, इसका इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, A, तो R हो गया। अगला F इंटू साइन थीटा। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा मतलब याद रखिएगा R और F के बीच का एंगल, और ये कितना है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा। ठीक है, आदित्य मोहन सेइंग करंट शुड नॉट बी डिवाइडेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है, क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। यही से हमारा फाइनल फार्मूला आ गया, ए इंटू बी, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल का डायमेंशन हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कॉइल का डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा, उसे एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? खैर, तो टॉर्क तो आ गया, अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी एक कॉइल का क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, किसी का आवाज नहीं होता है, तो आई थिंक सुबह सुबह उठा है और चिड़िया की आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा आयुषी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है सिंपल टी डॉट थीटा, ये आप पहले भी कर चुके हो। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, कितना है, एम बी साइन थीटा इनटू डी थीटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। तो कितना होगा, एम बी बाहर आ जाएगा, एम बी बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा। याद करिए, वहां पे पी कॉस थीटा होता था, यहाँ पे एम बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है कि टॉर्क हो जाएगा आपका m क्रॉस बी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका, पोटेंशियल जाएगा माइनस m डॉट बी। ये दोनों चीजें याद रखनी है अपने को, डेरिवेशन भी और इसका फॉर्मूला भी। क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तो क्यों ना यहाँ पे बात इक्विलिब्रियम की करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें वेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा जगह जहां पे नेट फोर्स तो जीरो हो ही, लेकिन टॉर्क भी जीरो हो। तो आपको पता है कि नेट फोर्स को लेके इतने सवाल नहीं है, नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, लेकिन टॉर्क कब जीरो होगा? टॉर्क जीरो होगा थीटा इक्वल्स टू जीरो पे और थीटा इक्वल्स टू 180 पे, इन दोनों जगह टॉर्क जीरो होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि टोटल 2 पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पे न ट्रांसलेशन हो न रोटेशन हो, उसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक जगह थीटा जीरो है और एक जगह थीटा 180। क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्या सबको इक्विलिब्रियम क्लियर है क्या? इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या होगा, थीटा जीरो और थीटा 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई ऑन चैट। क्या सबको क्लियर है कि अगर अपने को टॉर्क से ही, अगर इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क भी जरूरत है, तो फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। वो दो एंगल पे होगा, जीरो और जीरो, जीरो थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री। फिर सबके मन में सवाल आता है कि अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग इक्विलिब्रियम का नाम क्या दें, स्टेबल या अनस्टेबल? तो याद रखिए, जब थीटा आपका 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम कितना हो रहा है, cos 0 कितना हो जा रहा है, माइनस एम बी। इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे लो, एंगल मैक्सिमम होगा, कितना हो जाएगा, cos 180 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस एम बी। क्या सबको क्लियर है क्या? इसको कहेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पोटेंशियल मैक्सिमम होता है उसको अनस्टेबल कहते हैं, जहां मिनिमम होता है उसको स्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल, ये सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलिए क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या मेरी बात? क्या सबको एक क्लोज्ड कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स जीरो, टॉर्क एम क्रॉस बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, उसके साथ। क्लियर है? सुरभि इज आस्किंग सर टॉर्क की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? सुरभि एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, सुरभि देखते हैं सब लोग, खुद सोचो। मैंने बोला इस फिगर में देखो, इस फिगर में मैं कह रहा हूं कि टॉर्क का डायरेक्शन देखना है, तो टॉर्क इसके वजह से कैसे होता था, आर वेक्टर ऐसे होता था क्या, आर वेक्टर कैसे होता था ऐसे, और ए वेक्टर ऐसे होता था क्या? क्लियर है सब लोग? सुरभि देखिए, टॉर्क का डायरेक्शन आपने पूछा है सुरभि, मैं कह रहा हूं टॉर्क आर वेक्टर और एफ वेक्टर हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यानी आर को एफ की तरफ क्रॉस कराइए, हाथों से को आर के लॉन्ग रखिए, अपने हैंड्स को आर के लॉन्ग रखिए सब लोग, और आर को एफ की तरफ फोल्ड कीजिए। तो एक तो ये क्या मिल जाएगा आपका डायरेक्शन, खुद देखिए, आर को एफ की तरफ फोल्ड करते हैं, रोटेशन का डायरेक्शन कैसा बन रहा है,
क्या रोटेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है क्या? ऐसे क्या इस डायरेक्शन को आप कह सकते हैं हमारा क्लॉकवाइज? रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? आर क्रॉस एफ हमेशा इसी तरीके से हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। क्या सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये आपका क्लियर है तो एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन। ये सब पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग अ कॉइल फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। ठीक है, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर हम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं कॉइल को रोटेट करना है, ऐसे रखा हुआ ऐसे रख रहे हैं, तो रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। यही होगा, वर्क डन इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो माइनस एम बी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कोशिश करते हैं कि माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आप ये मत कहना कि पहली बार ये फॉर्मूला देख रहे हो, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पहले ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में देख रखा है। क्या सबको क्लियर है क्या? वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम 1 to 2, बिल्कुल सही है, 1 to 2 इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है? और यही हमारा पूरा का पूरा टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का डेरिवेशन। अगर ये अपने को समझ में आ गया तो मैं कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर क्लियर है आपका। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो 30-40 सेकंड का टाइम लो और पूछो। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा। सब लोग, एक गौरव ने पूछा है एक्सटर्नल फोर्स से है नजर। एक्सटर्नल फोर्स गौरव नहीं लग रहा है, गौरव इन चारों पे फील्ड के वजह से लग रहा है। आदित्यवन समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तो गैल्वेनोमीटर ही है। गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। खैर, कुंदन इज सेइंग क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग कुछ भी डाउट है 30 सेकंड का टाइम ले लो और पूछ लो। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना आज के टॉपिक। ठीक है, जस्ट असलेखा क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, कुछ को डाउट है कुछ भी? कुंदन, डाउट नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, मजा आएगा, सब लोग से बन जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं। सुरभि हैज रिप्लाइड, वेरी गुड सुरभि, देखते हैं। हमारे पास अभी तक 6 रिप्लाई है, वेटिंग फॉर मोर। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। मुझे लगता है कि एक फिगर डिमांड करता है। सब लोग 21 हैव रिप्लाइड, वेरी गुड, बहुत क्विक रिस्पांस है, बट स्टिल एक फिगर ये डिमांड करता है कि परपेंडिकुलर मैग्नेट, ऐसा कॉइल है, कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। हमने पूछा नहीं है, पर नेट फोर्स जीरो होता है किसी भी कॉइल में। यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जीरो, लेकर कह रही जीरो आ रहा है। ठीक है, सब लोग स्टिल 29 है बोले रिप्लाई।
स्टिल ओनली 29 हैव रिप्लाइड, स्टिल वेट कर रहा हूं कि और 37, वेरी गुड, लास्ट 30 सेकेंड्स, इतना टाइम डिमांड नहीं करता ही है। टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b, या अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो टॉर्क इक्वल्स टू mb साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, mb साइन थीटा। ठीक है, 39 रिप्लाई, मैं चलो पोल को एंड कर रहा हूं। जो आपकी जो मेजॉरिटी रिप्लाई है वो ए है, यानी 0। आप मेजॉरिटी लोगों ने कहा है कि इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं टॉर्क इक्वल्स टू mb साइन थीटा अगर मेरे पास है तो मैं सबसे पहले इस थीटा के पीछे भागता हूं ना, इस थीटा के पीछे भागता हूं तो क्रॉस फील्ड है, और इसके वजह से अगर मैं देखूं कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो कुछ नहीं करते हैं, कॉइल की तरफ अपना हाथ रख दो, m का डायरेक्शन क्या सब कुछ शो कर देगा, थंब। तो अगर आप गौर से देख रहे हो तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो ये थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, और थीटा 0 है तो टॉर्क भी क्या होगा, 0। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मोस्ट ऑफ यू सेड 0 एंड इट वाज राइटली सो। ठीक है, क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेहा आस्किंग से थीटा 0 कैसे होगा। नेहा आप बाकी लोग सॉल्व करें। नेहा मैं कह रहा हूं कि क्रॉस फील्ड है, यानी अंदर की तरफ फील्ड है, ठीक है, और एक कॉइल रखा हुआ है, कॉइल रखा, इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा नेहा? क्या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिखने के लिए अपने हाथों को करंट के अलोंग रख दो। तो ये जो थंब है, थंब क्या शो करेगा, थंब शो करेगा मेरा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो थंब क्या शो कर रहा है, वो भी इनवर्ट शो कर रहा है। तो दोनों अगर इनवर्ट ही है तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है क्या? चलिए सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बाद जेई का क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है सब। टॉपिक इजी टॉपिक्स में से है, यहां से कभी जेई में बोर्ड्स में कभी गलत नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए बस। सबसे पहले फिगर तो बनाइए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अपना 0.20 टेस्ला। काफी लोग आंसर आ गया है। सुरभि ग्रेट, देखते हैं 0.02 आपने आंसर दिया। सुरभि का आंसर 0.02 है आई थिंक, बट ए और बी, ए पार्ट का है बी पार्ट का, ए पार्ट या बी पार्ट? बी का, बिल्कुल। ए का भी बता दीजिए। बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ एंगल की तरफ भागो, आप एंगल के पीछे भागो। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि अपने पास फोर्स, पहले तो नेट फोर्स की बात कर लो, ए पार्ट तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की बात कर लो पहले। नेट फोर्स पे तो दिमाग किसी को नहीं लगाना चाहिए, ए पार्ट तो हमेशा क्या है, 0 है। सब लोग बी की तरफ सोचे, सब लोग बी की तरफ सोचें, बी कितना होगा, बी पार्ट। अनम सेइंग 0, ए फर्स्ट का आंसर सेइंग 0। अगला जो बात है कि अपना फील्ड क्या है, अपना फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ऐसे है, जो फिगर में मैंने बनाया है, लॉन्गर साइड के अलाउ, और फील्ड तो 0 है, लेकिन आपके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, हाथों को करंट के अलोंग रख दो, थंब क्या शो कर रहा है, इनवर्ट। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है इनवर्ट। क्लियर है? एम और बी, तो जो टॉर्क लग रहा है वो क्या लग रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, 90। टॉर्क हो जाएगा थीटा 90, तो कितना हो गया,
एम बी, थीटा 90 हो गया, ये ऐसे है और ये इनवर्ड है, एंगल की कितना हो गया 90। अब अपने पास एम बी है, एम बी क्या होता है एन आई है, एन तो है नहीं आई है, आई कितना है अपने पास 5, एरिया कितना है अपने पास 0.2 इंटू 0.1 इंटू फील्ड कितना है 0.2, ये तो खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा और इंटू कितना 0.02 न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या सबको? 0.02 न्यूटन मीटर। क्लियर है? अगर ये क्लियर है सबको तो नेक्स्ट क्वेश्चन उधर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी और मजेदार है, ये क्वेश्चन सबको बनाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और ये आप बता सकते हो बड़े आराम से। सब लोग ट्राई। मैं चाहता हूं इसको क्वेश्चन को बना लिया, जेई स्क्रीन 2003 का क्वेश्चन है, इसको बना लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड ये सब का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें इसको। इसके बाद हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एंटर कर जाएंगे और इफ टाइम परमिट्स तो खत्म करेंगे, वरना एक क्लास तो बचा ही है अभी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को समाप्त करेंगे, कोई टॉपिक बचे हुए होंगे उसको क्लियर करेंगे, लास्ट वीक के टेस्ट को भी नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। विल सम अप दिस चैप्टर नेक्स्ट डे। अनम सेइंग सी, हम देखते हैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, बट पोल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाएं। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फील्ड देख लो, मैं पहला हिंट यही दे रहा हूँ, फील्ड टुवर्ड्स राइटवर्ड है, फील्ड टुवर्ड्स राइटवर्ड है, राइटवर्ड की तरफ फील्ड सब में बना लो, फील्ड ऐसे है सब में, हर केस में फील्ड ऐसे है। ये तो बस आप इतना ही बता दो, चारों का एंगल बता दो बस, मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बाकी लोग। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप मुझे बता दो कि पहले वाले केस में आपके मैग्नेटिक मोमेंट, जो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है पहले से ही, मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड, इनके बीच का डायरेक्शन कितना, एंगल कितना है। फर्स्ट मुझे कुछ लोग सॉल्व करें, कुछ लोग मुझे हेल्प करें। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का कितना डिग्री? प्रत्युष बिल्कुल सही, अभी तक सबने गलत दिया। आप कह रहे हो 0 डिग्री, बट आप खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, बी है ऐसे, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है ऐसे, एंगल कितना होना चाहिए? एंगल होना चाहिए आपका, सॉल्व आपको आंसर आ जाए आप डाल दो, पुट कर दो पोल में, एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर है क्या? सेम चीज दूसरे में आते हैं, इस केस में तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, बी ऐसे है और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, एंगल कितना हो जाता 90। थर्ड केस में देखते हैं, अगेन देखते हैं, फील्ड है कुछ ऐसे और मैग्नेटिक मोमेंट है कुछ ऐसे। याद रखिएगा, कभी फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, दो वेक्टर के बीच कभी एंगल निकालना और हेड टेल से अरेंज है, हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं दोनों के बीच का? हमेशा लेते हैं ये वाला एंगल, यानी ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ना कि एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है? चौथे केस में देखते हैं, अगेन इस केस में फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, क्या कह सकते हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट होगा। क्लियर है क्या? सिंपल। अगर आपको यहीं पे टॉर्क निकालने को कोई कहता है, यहीं पे कोई टॉर्क निकालने को कहता है, सॉरी पोटेंशियल निकालने को कहता है, तो पोटेंशियल कितना होता है -mb cos थीटा, इस केस में तो प्लस मैक्सिमम है, इसमें तो सवाल ही नहीं चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में आपका मैक्सिमम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछना। दूसरा, इस केस में तो 0 होगा, इस केस में तो आपका नेगेटिव होगा, और इस केस में आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं, mb cos थीटा बिल्कुल सही। क्लियर है क्या?
सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, इस केस में ऑपोजिट होगा। इस केस में cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और लास्ट वाले केस में नेगेटिव हो जाएगा। अब खुद सोच लो ना, सबसे ज्यादा अपने पास किसमें है, अपने पास है u1 वन केस में, उसके बाद कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो किसमें है 3, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा 0, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा 4। क्लियर है क्या सबको, 1 3 2 4, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। सबको आया समझ में क्या, क्या सबको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पार्ट समझ में आ चुका है क्या। आई जस्ट होप कि क्वेश्चन से फायदा ये हुआ होगा अपने को कि इस क्वेश्चन से कैसे मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखते हैं, कैसे टॉर्क निकालेंगे और कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिखाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट जेई का स्क्रीनिंग का 2003 का क्वेश्चन है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो जेई के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जस्ट होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आदित्य मोहन ने कहा कि सर मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर के लंग होता है। बिल्कुल आदित्य, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एरिया वेक्टर, लेकिन अगर आदित्य एरिया वेक्टर के लंग सोचते हो तो आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखना हो तो फील्ड की तरह देखो, अपने हाथों को क्यों ना अपने हाथों को सीधा सीधा करंट के अलॉन्ग रख दो, जो थंब शो करेगा वो क्या होगा, वो डायरेक्शन शो करेगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट का। क्लियर है क्या। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वन लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से बनाओ। ऑप्शन नहीं है इसमें भी, लास्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बस है। गिवन डेटा लिखने की आदत डालें जिनको भी दिक्कत होती है, फील्ड के यूनिट से कंफ्यूज ना हो, अगले चैप्टर में यूनिट आएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, अभी इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। देखिए सबको पता है ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वर्क डन इन रोटेटिंग। वर्क डन इन रोटेटिंग का फॉर्मूला आपको पता है, बस उसको लगाना है। वर्क डन इन रोटेटिंग का फॉर्मूला लगाइए सब लोग। हमारे पास अनिकेत का आंसर आया है 0.235, 0.235 जूल आया है अनिकेत का। अनिकेत देख लेते हैं अनिकेत आंसर। प्रत्युष सिंह 0.24, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, सही होगा। ठीक है, सारा खेल एम निकालने का है, एम निकालने में अलग से फोकस करें, रिस्पेक्ट दें एम को, और एम को अलग से निकाल लें, एन आई एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर 0.05 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये 0.1 आ जाएगा, यानी 0.314 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है, यूज कर लीजिए, बी अपने पास पता ही है। ठीक है, 0.314 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू बी अपने पास है, बी अपने पास कितना 1.5 है, इंटू cos 0 माइनस cos 180 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, cos 180 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2। क्लियर है क्या, यही होगा क्या।
नहीं नहीं, बाकी लोग आंसर अलग भी आ रहा है। अच्छा, हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला 0.75, क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन है, इसमें कोई स्किल्स नहीं है ऐसा कि आपको बता दूं। कैलकुलेशन में मेरे से मेहनत करवाओगे, उसे चाहे खुद ही कर लेना। शुड यू मूव टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? से यस, अगर हो चुका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ बढ़ेंगे। एटलीस्ट डिवाइस का कंस्ट्रक्शन तक तो क्लियर कर लेंगे, पूरा वर्किंग नहीं समझ पाएंगे पर कंस्ट्रक्शन तो क्लियर कर लेंगे। और एक्चुअली ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट वीक से हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी शुरू करेंगे, ठीक है? 1 वीक लगेगा उसको खत्म करने। तो आते हैं, ये सब स्लाइड में दे दूंगा आपको, सारा स्लाइड आपको आज मिल जाएगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। शालू इज आस्किंग सर जीरो रोनेटी कैसे लिए? शालू इस लाइन को पढ़ते हैं, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, ठीक है? देखते हैं। द प्लेन ऑफ कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो प्लेन अगर ऐसे है, ठीक है, और प्लेन में कॉइल ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आप खुद सोचिए इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा क्या? इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी इनवर्ट और फील्ड का डायरेक्शन भी इनवर्ट, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो पहला जो ये लाइन हिंट कर रहा है वो यही से आ रहा है, θ1 कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। यहीं पे हमें ध्यान देना था, क्लियर है? चलो क्या आगे बढ़ते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो सिंपली एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर करंट नहीं लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट एंड मेजर वेरी स्मॉल करंट। बहुत छोटे करंट के वैल्यूज को ये मेजर करता है, या तो ये डिटेक्ट करने के काम आता है, करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट क्लोज लूप केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अभी हमने पढ़ा इसमें, अगर एक क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसी प्रिंसिपल पे हम देख रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसी पे काम करता है, तो ऐसा नहीं है कुछ बाहर से आ रहा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज के हमारे पढ़े गए टॉपिक पे ही डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिवाइस का सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, देन प्रिंसिपल लिखता हूँ, देन कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, देन वर्किंग लिखता हूँ। याद रखिए चारों स्टेप्स अलग अलग है। थोड़ा आपको ना बढ़िया वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है? देखते हैं इसको, ठीक है? अब ये जो इससे आसान कोई आपको डायरेक्शन नहीं, कोई आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मैंने 2 व्यू बनाया है। एक व्यू बनाया है आपको, यह फ्रंट व्यू, और ये क्या है आपका टॉप व्यू। अगर इस कंस्ट्रक्शन को भी आज हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत काफी है। देखते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो हमने क्या किया, इसको कहते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कहते हैं इसको, पूरे सिस्टम को ही कहते हैं। तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लिया, क्या लिया, बताएंगे सब कुछ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर कर लिया, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, क्लियर है? उसके बीच में हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, और सिलेंडर पे क्या ले लिया हमने, कॉइल की वाइंडिंग कर दिया। कॉइल को हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, क्लियर है? अब हमने कॉइल को वाइंड कर दिया उस पे, अब कॉइल वाइंड हो गया। और कैसा कॉइल, सिलेंडर पे कॉइल को बांधोगे अगर, तो वो कैसा दिखेगा आपको, रेक्टेंगुलर कॉइल दिखेगा, क्योंकि वो क्या दिखेगा, वो डायमीटर के क्रॉस जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और एक प्रॉपर रेक्टेंगल बनाएगा। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर पे रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने बना लिया। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उन्हें डॉन सिलेंडर, ठीक है? इसके नीचे में हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ऊपर में हम फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगा देते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर या फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है? और ऊपर में एक लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, मतलब लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट जनरली क्या होता है, चीजों को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? चीजों को मेजर करता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। तो हमने ऐसा लगा दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा एक गैल्वेनोमीटर का पूरा ये व्यू है, कंस्ट्रक्शन है। सबको क्लियर है क्या कंस्ट्रक्शन? ये तो फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में दिख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल डाला हुआ है, नीचे स्प्रिंग लगा दिया, ऊपर में वायर लगा दिया, क्लियर है? लेकिन अगर इसको ऊपर से आप देखते हो, ऊपर जाके देखते हो, तो आपको यहाँ की सच्चाई कुछ अलग दिखती है।
आपको क्या दिखता है कि ये फील्ड जो है उतना स्ट्रेट सिंपल नहीं है, ये फील्ड है रेडियल मैग्नेटिक। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको सीधा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में कैसा है? ऐसा है। क्लियर है? आपको सामने से देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, लेकिन ऐसे एक्चुअली में क्या है? ऐसा है। ठीक है, और इसी में सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, इसी एक स्फेरिकल शेप में आपको सिलेंडर डाला हुआ है। ठीक है, अब देख, बिल्कुल सही हमने कहा कि हमने चलो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खासियत, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, एक सेकंड किसी का आवाज अनम्यूट रह गया। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खासियत अनिकेत तुरंत समझ में आएगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तुरंत, क्योंकि जब तक फॉर्मूले पे नहीं आएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा क्यों यही मेटल यूज करते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो टॉप व्यू में हमने देखा ये रेडियल मैग्नेटिक। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा काम क्या करता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खासियत होती है कि ये कुछ, अगर मान लीजिए ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, और मान लीजिए कॉइल अपना कुछ ऐसा है, तो अगर कॉइल अगर ऐसे है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या शो करेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करेगा? कॉइल पे कैसा लगेगा? कुछ इस तरीके से लगेगा। लेकिन अगर यही कॉइल घूम जाए, यही कॉइल घूम जाए, घूम के ऐसे हो जाएगा, घूम के ऐसे हो जाए, तो इस केस में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा। यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? तो हमेशा आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच एंगल क्या मेंटेन रखता है? 90 डिग्री। हमेशा क्या मेंटेन रखता है? 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि टॉर्क के फॉर्मूले में बिना साइन थीटा होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, तो थीटा हमेशा 90 होता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एंगल चेंज ना करे मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में। तो अगर कोई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल यूज है तो क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना भी रोटेट कर जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या ये जो थीटा है ये 90 डिग्री रहेगा? क्या सबको मेरी बात समझ में आई? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा अपना जो होगा वो 90। और ये इतनी छोटी बात नहीं है, बिकॉज इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो कैसे पड़ेगा बताते हैं। मैं आपको फिर से उसी फिगर में कंटिन्यू करता हूँ। हम बात वर्किंग की करने वाले हैं। तो आप भी जानते हो कि एक टॉर्क लगेगा ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल में। एक तो टॉर्क फिक्स है, वो टॉर्क लगना ही है, और वो टॉर्क का फॉर्मूला आप भी जानते हो कितना होगा? mb sin थीटा लगेगा। ठीक है, टॉर्क कितना, एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है? एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है आपको mb sin थीटा। अब m का वैल्यू आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। m क्या होता है? n होता है, i होता है, a होता है, b होता है, और sin 90 होता है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला, तो एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अपने पास, बी ना, सीधा सीधा BIN। अब इससे एक बात क्लियर होगी कि कॉइल कितना भी घूम जाए उसके टॉर्क में कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। अब ये यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो आखिर सवाल आता है कि ये कॉइल को तो घुमा देगा, कॉइल क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा, लेकिन क्या कोई रोकेगा नहीं? क्या कोई रोकेगा नहीं इसको? रोकेगा। कौन रोकेगा? वो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप रोकेगा, और बदले और नीचे से स्प्रिंग भी रोकेगा। तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कैसा है? तो एक वायर है, ठीक है, तो आपने इसका एक एंड फिक्स कर दिया है। मुझे, मेरे पास कोई पेन होता तो ज्यादा अच्छे समझाता, तो ये टूट जाएगा अदरवाइज। तो इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ट्विस्ट होगा। क्या हो रहा है कि आप समझ लीजिए कि एक एंड को फिक्स कर दो किसी चीज को और उसको घुमाओ एक साइड से, तो क्या होगा? ट्विस्ट होगा। इस केस को कहते हैं टॉर्सन। आपको टॉर्सन सिलेबस से हटा दिया जा चुका है 11th में, तो आपको पढ़ना नहीं था। टॉर्सन, टॉर्सन में क्या करते हैं? एक एंड को फिक्स करके दूसरे को ट्विस्ट करता है। निकेत बोल रहा है कि ट्विस्ट करिए पेन को, भाई टूट जाएगा, इसी से लिखता हूं क्लास में, इसको नहीं करता। तो टॉर्सन, तो टॉर्सन लगेगा, वो क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा। वो ऊपर का जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है वो क्या करेगा? ट्विस्ट होगा। और सिंपल सी बात है, जब ट्विस्ट होगा
तो वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। वो क्या चाहेगा? रोकना चाहेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। और रीस्टोरिंग टॉर्क सब सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा। थीटा मतलब कितना एंगल ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। एंड फाइनली रीस्टोरिंग टॉर्क जो है इक्वल्स टू सी थीटा। सी एक कांस्टेंट आता है। सी क्या होता है? आपको टॉर्सनल कांस्टेंट, हर मटेरियल हर वायर का अपना अपना टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। कोई वायर ज्यादा ट्विस्ट होता है और कोई वायर कम ट्विस्ट होता है, लेकिन हर वायर में एक अपना टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। क्लियर है क्या सबको? तो अपने इस वायर में, अपने इस रेक्टेंगुलर कॉइल में दो तरह के टॉर्क लग रहे हैं। एक लग रहा है एक्सटर्नल टॉर्क और इसके ठीक ऑपोजिट लग रहा है। मैं मतलब कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, घूम रहा है, तो बदले में उसको रोटेट करने से भी रोक रहा है एक टॉर्क। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क जो लगेगा, नेट टॉर्क लगेगा तो क्या लगेगा? एक्सटर्नल माइनस रीस्टोरिंग। कितना हो जाएगा? बीना माइनस सी थीटा। लेकिन किसी भी करंट के वैल्यू पे एक बार तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना, एक बार तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम, अगर मैं बोलूं इन इक्विलिब्रियम, अगर बात करूं इन इक्विलिब्रियम बात करूं, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्या? जीरो। नेट टॉर्क जीरो है तो क्या कह सकते हैं? बीना इक्वल्स टू सी थीटा। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो क्या आ गया? बीना इक्वल्स टू सी थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि फाइनल जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? बीना इक्वल्स टू सी थीटा। और ये जो थीटा आप देख रहे हो, ये थीटा क्या है? ये ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट को मेजर करता है ऊपर का लैंप स्केल अरेंजमेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है? इसमें दिक्कत है क्या? क्या इसमें दिक्कत है क्या कि मैं कहूं अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? क्लियर है? थीटा जो है अपना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट आप लूप से पास करोगे उतना ही ज्यादा थीटा आपको मिलेगा। जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या हम इसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? हायर द करंट, हायर द करंट, larger the deflection, larger the deflection। क्लियर है क्या सबको? हायर द डिफ्लेक्शन लार्जर द करंट। सिंपल से लॉजिक पे काम कर रहे हैं। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो थीटा इक्वल्स टू कह सकते हो कुछ के टाइम्स आई। कांस्टेंट कितना आएगा? कांस्टेंट कितना आ जाएगा? बी एन ए अपॉन सी। अब आपका सवाल मेरे से था कि सर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों? और इसका जवाब आपको मिलेगा सेंसिटिविटी में। सेंसिटिविटी में आपको इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि क्योंकि जिसका सी ज्यादा होगा, सी जिसका ज्यादा होगा हम उस वायर को देंगे। ठीक है, तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का सी क्या होता है? ज्यादा होता है अपने गिवन मटेरियल्स। ठीक है, तो बेस्ट सूटेड मटेरियल जो होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू ऑफ सी। मैक्सिमम भी नहीं कह सकता, मिनिमम भी नहीं कह सकता, लेकिन ये वैल्यू सबसे वेल सूटेड होता है फॉर द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? क्योंकि उसका सी का वैल्यू उस रेंज में हमें मिलता है। खैर, अब आता है कि अपने को एक बात क्लियर हो गई, किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा थीटा होगा। क्लियर है? खैर, आगे बात करें। अब लास्ट दो टर्म्स आता है अपने पास। एक आता है करंट सेंसिटिविटी। मैं लास्ट पे आ रहा हूं, अगले दिन रिपीट कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी सिंपल कहते हैं थीटा पर यूनिट करंट। क्लियर? याद रखिए, सिंपल, थीटा पर यूनिट करंट। क्लियर है? थीटा पर यूनिट करंट होता है। सिंपल से अगर बात करूं तो अगर मैं थोड़ा सा इसको लाऊं तो थीटा इक्वल्स टू थीटा पर यूनिट करंट, थीटा बाई करंट। ठीक है, सही है। थीटा पर यूनिट करंट होता है। थीटा पर यूनिट करंट को कहते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। सिंपल, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। क्लियर है? इसका वैल्यू कितना होता है? बी एन ए
बाई सी। अब कोई आपसे पूछता है कि बताओ कब करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा कब कम होगा, बड़े आराम से बता सकते हो, जब बी ज्यादा होगा, जब एन ज्यादा होगा, जब ए ज्यादा होगा, और जब सी कम होगा। उसी तरीके से अगर कोई वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता है, वो क्या होता है, थीटा अपॉन वोल्टेज होता है। क्या होता है, थीटा अपॉन वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर होता है। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं, बी एन ए अपॉन सी आर। मैं इसी के साथ आज का क्लास एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, इसी को रिकॉल करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, बट टॉपिक खत्म हो चुका है, बट स्टिल इसको रिवाइंड करूंगा। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।